नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो जानकारी के स्रोत हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष स्रोत तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे और प्रत्यक्ष स्रोतों में से हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया था। जो शेष हमारा रहा था वो था भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है, और सबसे ऑथेंटिक जो जानकारी है वो भूकंप विज्ञान की या सिस्मोलॉजी जो एविडेंस है उनको सबसे ऑथेंटिक एविडेंस के रूप में माना जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम भूकंपीय लहरों या सिस्मिक वेव्स का जो अध्ययन करते हैं वह विज्ञान जो है वो सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंपीय जो लहरें हैं इनका जो अंकन है वो सीस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के संदर्भ में हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि भूकंप क्या होता है, और जो है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं। पृथ्वी भूकंप मतलब भू मीन्स पृथ्वी, कंप मतलब कंपन। पृथ्वी में जो कंपन विभिन्न कारणों की वजह से, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, जब इनकी वजह से भूमि पर कंपन जो होता है उसे भूकंप कहते हैं साधारण भाषा में। 30 से 100 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप मुख्यतया उत्पन्न होते हैं। इस डायग्राम में जो है आप देख पा रहे होंगे कि जिस बिंदु पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उस बिंदु को हाइपोसेंटर, फोकस सेंटर या भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। वह पॉइंट जिस पॉइंट से जो है भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर, अवकेंद्र, फोकस सेंटर या भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। हाइपोसेंटर से जो भूकंपीय लहरें हैं वो सामान्यतया रैखिक रूप से जो है संचालित होती है या रैखिक रूप से आगे की ओर बढ़ती है, लीनियर पैटर्न पे वो आगे बढ़ती है। बट स्नेल का जो नियम है उसके अनुसार ये जो तरंगे हैं, ये जो लहरें हैं, अपने मार्ग से निरंतर विक्षेपित डाइवर्ट होती रहती है, और डाइवर्ट होने के कारण इनका जो मार्ग है वो वक्राकार हो जाता है। भूकंप केंद्र के पश्चात जो लहरें जो उत्पन्न होती है, जो धरातल पे सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइपोसेंटर का धरातल पर जो लंबवत बिंदु है, यदि यहाँ हाइपोसेंटर है, फोकस है, या इसका जो लंबवत बिंदु है वहां पर क्या स्थित होगा? एपिसेंटर। यहाँ सबसे पहले जो है भूकंप की तरंगे पहुंचती हैं, और सबसे ज्यादा जो विनाश है वो भी एपिसेंटर के आसपास ही होता है। इस बिंदु पर पहुंचकर ही जो धरातलीय जो लहरें हैं वो सकेंद्रीय वर्ताकार रूप में बाहर की ओर संचलित होती। इस बिंदु पर सबसे पहले वेव्स पहुंचेंगी भूकंप की, और यहाँ से फिर जो है वो धरातल सकेंद्रीय रूप से जो है वो लहरें, धरातलीय जो लहरें हैं वो बाहर की ओर संचलित होती है। तो ये तो भूकंप क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या है, यहाँ से जो वेव्स चलती हैं वो किस रूप में चलती हैं, एपिसेंटर क्या है, तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो भूकंप से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं कि भूकंप के कारण पृथ्वी पर कई प्रकार की जो लहरें या तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे जो है मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे पढ़ते हैं। प्राथमिक या अनुदैर्घ्य लहरें, जिसे पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सब प्राथमिक तरंगे इसलिए होगी, आगे हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये तरंगे जो है वो हाइपोसेंटर या फोकस से उत्पन्न
होती हैं। दूसरी जो तरंगे हैं आड़ी या गौण लहरें, सेकेंडरी या ट्रांसवर्स या डिस्टोर्शनल या एस वेव्स के नाम से जाना जाता। और धरातल पे सरफेस वेव इनके पश्चात उत्पन्न होती है, वो होती है धरातलीय लहरें या एल वेव्स भी इनको बोलते हैं। इस तरीके से जो है ये तीनों जो भूकंपीय लहरें हैं, इनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। पहले हम ये जान लेते हैं इन तरंगों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक या अनुदैर्घ्य तरंगे। प्राथमिक तरंगों का जो दूसरा जो पॉपुलर नेम है वो है पी वेव्स। भूकंप उत्पन्न होने के साथ जैसे ही फोकस पे कंपन उत्पन्न होता है, वैसे ही जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम प्राथमिक वेव्स या पी वेव्स या अनुदैर्घ्य लहरों के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनि, इनकी जो प्रकृति है वो ध्वनि की समान होती है, क्योंकि इसमें जो कणों की जो गति है वो लहर की रेखा के सीध में होती है, और इसी वजह से इसको अनुदैर्घ्य लहरें भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चलती है। जिस तरफ लहर चल रही है उसी दिशा के अंदर कण भी गति करते हैं। इस तरीके से पी वेव चलती हैं। इन्हें ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। सबसे ज़्यादा जो वेग होता है सभी प्रकार की सिस्मिक वेव्स में से, वो पी वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है, और ठोस में इनका वेग सबसे ज़्यादा होता है। तरल के अंदर जो है इनका वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो है इनकी विशेषता, इन्हें संपीड़ित तरंगे, धक्का देने वाली तरंगे, पुश वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। सुनामी चेतावनी केंद्रों पर जो है वो जो तरंगे पहुंचती हैं वो पी वेव जी पर पहुंचती है, क्योंकि ये तरल में भी गति कर सकते हैं। हालांकि ठोस की तुलना में इनकी गति कम होती है। इनकी जो गति होती है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है। दूसरी जो वेव्स हैं वो सेकेंडरी वेव्स या गौण लहरें। इन्हें द्वितीयक या गौण लहरें जल के नाम से भी जाना जाता है, एस वेव्स। ये जो है इनकी जो प्रकृति है वो प्रकाश तरंगों के समान होती है, क्योंकि इसमें जो कण है, कणों की गति लहरों के समकोण पर होती है, इसलिए इन्हें इन्हें अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कण है इस तरीके से जो मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, यद्यपि इनकी गति जो है पी वेव्स की तुलना में कम होती है। ये जो वेव्स हैं ये तरल के अंदर लुप्त हो जाती है। इन गणों की गति जो है लहर की दिशा के समकोण पर होती है, इसलिए इन्हें ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार की जो लहरें या तरंगे हैं वो है धरातलीय लहरें। इनकी उत्पत्ति जो है वो धरातल पर होती है। पी और एस वेव जैसे ही धरातल पे धक्का मारती हैं वैसे ही एपिसेंटर पे पहुंचेंगी, वैसे ही एपिसेंटर से जो है धरातलीय तरंगे या एल वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली हैं। इनका वेग हालांकि सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विनाश है वो धरातलीय तरंगों से होता है। इनकी गति जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन्हें रैले तरंग व जो है लव तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से जो सिस्मिक वेव्स, उनमें इंपॉर्टेंट पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स है। इनके अलावा पी स्टार, एस स्टार जो तरंगे, पीजी और एसजी जो तरंगे भी हैं, ये जो है पी और एस तरंगों के ही उपवर्ग हैं। अब हम देखें कि जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर लहरों का अंकन किया जाता है। वो किस यंत्र के द्वारा किया जाएगा? वो सीस्मोग्राफ, पहले भी मैंने बताया, सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से किया जाता है। सर्वप्रथम लघु या कमजोर, भूकंप आता है तो सबसे पहले लघु या कमजोर जो है कंपन होता है। हल्का भूकंप आता है जिसे प्राथमिक कंपन कहते हैं, फर्स्ट प्रिलिमिनरी ट्रिमोर के नाम से जाना जाता है। कुछ अवकाश, थोड़े रेस्ट के बाद अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है जिसे द्वितीयक कंपन के नाम से जाना जाता है, और फिर कुछ रेस्ट के पश्चात सबसे अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन या मेन शॉक होता है। इस प्रकार से तीनों कंपन में पी, एस और एल लहरों को का द्वारा प्रदर्शित होता है।
इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इनकी प्रकृति अलग अलग है। जैसे एस वेव्स केवल ठोस में ही संचलित होती है, तरल के अंदर ये लुप्त हो जाती है। पी वेव्स की जो सबसे ज्यादा गति है वो ठोस में होती है, और तरल में जो है इनका वेग कम हो जाता है। इसमें भूकंपीय तरंगे दिखाई गई हैं, पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं और सरफेस वेव्स है। सबसे ज्यादा जो विनाश है वो एल वेव्स या सरफेस वेव्स से होता है। इस डायग्राम में जो है वो भूकंपीय लहरों का भ्रमण पथ दिखाया गया है कि देखो इस भाग में ये पी वेव्स पहुंचे, यहाँ भी ये पी वेव्स पहुंचे, लेकिन एस वेव्स जो है वो जो ग्रे कलर वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर एस वेव्स पी वेव्स नहीं पहुंच पाती, और यहाँ से और यहाँ इस पूरे पार्ट में जो है वो एस वेव्स लुप्त होती हैं। तो इसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे पी वेव्स का जो छाया क्षेत्र है, जहाँ पे पी तरंगे नहीं पहुंच पाती, उन्हें पी वेव्स का भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ये हम देख लेते हैं। भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंप केंद्र पर उत्पन्न होने वाली जो भूकंपीय तरंगे हैं, जब भूकंपीय लहरें संचलित होती हैं तथा इनके प्रतिध्रुवस्थ एंटीपोडल जो भाग है उन पर ये लहरें, कुछ भाग पर इनका अंकन नहीं हो पाता है, वह क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। एंटीपोडल मतलब 180 डिग्री विपरीत दिशा वाला भाग को एंटीपोडल या प्रतिध्रुवस्थ भाग कहा जाता है। पी जो वेव्स है उसका भूकंप छाया क्षेत्र भूकंप मूल से या फोकस से उत्पन्न होने के पश्चात इसके प्रतिध्रुवस्थ एंटीपोडल भाग पर बाएं तथा दाएं और 103 डिग्री से 143 डिग्री, 103 से 143 ये वाला पार्ट 103 डिग्री से 143 डिग्री के दोनों तरफ जो है पी वेव्स जो है वो लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र को पी वेव्स का छाया क्षेत्र कहलाता है ये। और एस का छाया क्षेत्र भूकंप केंद्र के प्रतिध्रुवस्थ भाग में बाएं तथा दाएं दोनों ओर 103 डिग्री से 103 डिग्री के मध्य के क्षेत्र पर एस वेव्स विलुप्त होती हैं। इस क्षेत्र को ये आप यहाँ से देख पा रहे होगे, 103 से 103 के मध्य वाला जो क्षेत्र है, यहाँ एस वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस भाग को एस छाया क्षेत्र कहते हैं। इसका कारण यही है कि जो मेंटल वाला जो भाग है ये द्रव होने के कारण इसमें से एस वेव्स जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती, यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, और इस वजह से जो है वो इसके एंटीपोडल पार्ट पर नहीं पहुंच पाती। भूकंपीय लहरें ठोस से होकर गुजरती हैं तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस में ये लहरें एक सीधी रेखा में, हाँ, कुछ विशेषता जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो इस तरीके से, यदि समान प्रकृति का ठोस भाग है तो उसमें जो वेव्स हैं वो सीधे मार्ग में चलती हैं। इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व की चट्टानों से बनी होती तो जो है एक जैसे ठोस भाग होता तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, परंतु ऐसा नहीं है। भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ये ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर एक वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। घनत्व में विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर जो है वक्राकार, शुरू में मैंने बताया था कि लहरें भूकंप केंद्र से रेखीय मार्ग में उत्पन्न होती है, लेकिन घनत्व में विभिन्नता के कारण ये क्या हो जाती है, वक्राकार, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः कोर में ये लहरें पी तथा एस वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती है। एस लहरों का स्वभाव तरल में से नहीं गुजर सकती। तो ओल्डहम नामक विद्वान ने 1909 में ये प्रमाणित किया था कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती है, पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती है, क्योंकि पी लहरों का वेग भी तरल में कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमें भूकंपीय लहरों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, और सबसे जो ऑथेंटिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का या आंतरिक भाग का जो वर्गीकरण है वो भूकंप विज्ञान के अनुसार ही है। अब हम अगली क्लासेज के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में
चर्चा करेंगे। धन्यवाद।